ओके। और साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं, फेल लगने वाले हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर इकोनॉमी की सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये यूपीएससी 2027, 28 और बाद वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ में हम डेप्थ लेकर चल रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्पज से ये इम्पोर्टेंट रहेगी। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ से जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते चले जाएँ, रेफरेंस के तौर पर आप नितिन सिंघानिया की बुक का लेटेस्ट एडिशन कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ रहेगी इंग्लिश प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम में रहेगी। ओके, अभी तक 4 क्लासेस हमारे हो चुके हैं। पहला चैप्टर यदि आप नितिन सिंघानिया का देखोगे वही चल रहा है। चीज़ों को हम काफ़ी डेप्थ में लेकर चल रहे ताकि नितिन सिंघानिया की बुक की हर एक चीज़ आपको समझ में आए, कवर हो और चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर आप यहाँ पर देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को देखा था। यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा बोरिंग कॉन्सेप्ट आपको लगेगा चैप्टर नंबर 1 का, लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लासेस लें और आपकी हर एक टॉपिक को फटाफट कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, संग्रह और प्रवाह चर, ये 2 चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ पर हम शुरू करेंगे। ओके, तो कल्पना कीजिए कि एक बाल्टी है और एक क्या है, नल है। नल में से पानी जा रहा है, बाल्टी में पानी भर रही है, लेकिन पानी में क्या है, छेद। ओके, जब पानी में छेद नहीं था, होल नहीं था, तो पानी भरी हुई थी और लगातार एक फ्लो के साथ वो बढ़ती जा रही थी। अगर नल को बंद कर दे तो नल में बाल्टी में कितना पानी है वो क्या हो गया, स्टॉक। ठीक है, लेकिन नल चल ही रहा है तो हर समय पर उसका स्टॉक बदलता रहेगा। ओके, और किस दर से वो स्टॉक बदल रहा है वो कहलाएगा फ्लो। बात समझ में आ गई? किसी एक समय पर यदि हम कोई चीज को नापेंगे वो कहलाएगा स्टॉक, लेकिन वो यदि हर समय बदल रहा है तो जिस समय के अकॉर्डिंग वो बदल रहा है वो कहलाएगा फ्लो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि बाल्टी में हम छेद कर देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो केवल बढ़ ही रहा है, स्टॉक कम भी होता चला जाएगा। क्लियर है? तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो फ्लो किस तरीके से हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि नल ज़्यादा तेज चल रहा है या जो पानी का छेद है वहाँ से पानी ज़्यादा निकल रहा है ना। तो फ्लो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ज़्यादा हो रहा है या कम, कि कितनी आवक हो रही है, कितनी जावक हो रही है। ठीक है, ओके। तो नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक की डेफिनेशंस क्या बन सकती है कि किसी भी चीज की मात्रा या क्वांटिटी हो तो उसको किसी एक निश्चित समय में, ओके, किसी एक निश्चित समय पर यदि बाल्टी भरती जा रही है और हमने 0 सेकेंड पर नल को स्टार्ट किया तो 0 सेकेंड पर स्टॉक कितना था, पानी कितना था, 1 सेकेंड पर पानी कितना था, 2 सेकेंड पर पानी कितना था। तो वो एक निश्चित समय पर क्वांटिटी है, स्टॉक है। यानी आपने देखा 1 सेकेंड में नल ने पानी जो भर दिया है बाल्टी में वो 1 लीटर भर दिया, तो 1 सेकेंड पर स्टॉक क्या था, 1 लीटर। दूसरे सेकेंड पर 3 लीटर हो गया, और तीसरे सेकेंड पर 5 लीटर। तो ये जो बदल रहा है एक समय अंतराल के बाद, एक पीरियड टाइम पर, एक सेकेंड में, ये कहलाएगा फ्लो। तो क्या फ्लो है, 2 लीटर का, हर 2 लीटर बढ़ रहा है हर समय दर समय, तो ये फ्लो है। यानी कि किसी चीज के बदलाव, चेंज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मापा जाता है। ठीक है, पीरियड में जो बदलाव हो रहा है, जो चेंज हो रहा है एक टाइम पीरियड में, वो जो कहलाएगा वो फ्लो होगा, प्रवाह होगा। लेकिन एक निश्चित समय पर जो आपकी चीज है वो आपका स्टॉक रहेगा। हालांकि मैंने आपका काफ़ी लंबा समय बचा लिया। यदि यहाँ तक चीज़ें आपने समझ लिए तो चीज़ें आपकी पूरी क्लियर है। ठीक है, आप इस वीडियो को काफ़ी 2x पर भी आप देख पाओगे। नाउ यहाँ पर हम जो एग्जांपल में देख लेते हैं कि बाल्टी में इस समय कितना पानी है, इस समय कितना पानी है, तो ये आपका कहलाएगा स्टॉक वेरिएबल। ओके, लेकिन यदि हम कहें कि बाल्टी में पानी कितनी गति से भर रहा है, कितनी स्पीड से भर रहा है, यानी कितनी दर से बदल रहा है, उसका रेट क्या है चेंज होने का, वो कहलाएगा फ्लो, यानी कि फ्लो वेरिएबल। तो स्टॉक
जो आपकी है वो एक समय की तस्वीर है कि एक निश्चित समय में एक फिक्स समय पर जो है क्वांटिटी कितनी है, जबकि फ्लो जो है वो जो स्टॉक है वो किस गति से चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी, तो उसकी गति फ्लो है। क्लियर। अब थोड़ा सा इकोनॉमी से इसको कनेक्ट करके हम देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 1 जनवरी को कुल 5 लाख रुपए है, तो ये क्या है, एक समय पर है 1 जनवरी को स्टॉक वेरिएबल। ओके। लेकिन यदि हम बोलें कि उसने जनवरी में कितने रुपए कमाए, यानी एक पीरियड दिया है पूरा जनवरी का माह, उसमें कितने रुपए कमाए, यानी 50,000, यानी हर महीने वो 50 रुपए कमा रहा है, यानी 50,000 का क्या है, फ्लो है। ये क्या है, फ्लो वेरिएबल। यदि देश की कुल संपत्ति हम देखें कितनी है, तो वो कहलाएगा स्टॉक वेरिएबल। लेकिन हम देखें कि देश की जो आय है, जो जीडीपी है, एक वर्ष में कितनी हुई है, तो एक हमने बड़ा पीरियड लिया है, उसमें हमने देखा कि जीडीपी कितनी है। ठीक है, ये कहलाएगा फ्लो वेरिएबल। डेफिनेशंस की अब बात करते हैं इकोनॉमिक अकॉर्डिंग, तो वह मात्रा, वह क्वांटिटी जो किसी निश्चित समय पर, एक निश्चित फिक्स टाइम पर या बिंदु पर, टाइम पॉइंट पर मापी जाती है। ठीक है, तो वो यह बताती है कि कोई वस्तु है या फिर कोई रिसोर्सेस का जो संचय है, जो एक्यूमुलेशंस है, वो कितना है, यानी अपने कितना जमा किया हुआ है रिसोर्सेस एक समय पर, वो आपका कहलाएगा स्टॉक के। स्टॉक कितना है, चाहे वो वेल्थ हो सकता है, वो कैपिटल हो सकता है, वो डेब्ट हो सकता है, वो पॉपुलेशन हो सकती है। तो ये सारे क्या होंगे, स्टॉक वेरिएबल। ठीक है। देन यदि फ्लो वेरिएबल को हम थोड़ा सा देखें ब्रॉड लेवल पर, तो वह मात्रा, वह क्वांटिटी जो एक निश्चित अवधि, निश्चित समय नहीं, अब अवधि है, ठीक है, अब पीरियड है, एक निश्चित टाइम नहीं है, एक फिक्स टाइम नहीं है, अब एक पीरियड है, एक काल है, ओके, एक टाइमलाइन है। तो उस समय जैसे पूरे एक दिन में या पूरे एक महीने में या पूरे एक वर्ष में जो हम माप रहे हैं कि हर वर्ष क्या दर से बदल रहा है, हर दिन किस जो दर से बदल रहा है, तो यह बताता है कि कोई भी वस्तु हो, रिसोर्सेस हो, संसाधन हो, उसमें रेट ऑफ चेंज क्या है, यानी उसका चेंज रेट कितना है, परिवर्तन की दर क्या है, किस गति से वो बदल रहा है। जैसे इनकम या फिर कहें व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड बचत, सेविंग आपकी, निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो जो बदल रहा है समय के साथ में फ्लो, और किसी एक समय पर यदि हम देखते हैं क्वांटिटी कितनी है, वो आपका रहेगा स्टॉक। ठीक है, दोनों में रिलेशंस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो काफ़ी गहरा है। स्टॉक और फ्लो एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों बनाते हैं। देखो, यदि फ्लो चल रहा है ना, नल से पानी लगातार आ रहा है, तो वो क्या है, फ्लो आ रहा है ना, फ्लो से ही क्या बनेगा, स्टॉक, और स्टॉक से ही क्या बनेगा, फिर से फ्लो, क्योंकि स्टॉक रहेगा तभी तो आप उसको खर्च कर पाओगे। आपके पास पैसा आ रहा है, हर महीने 10,000 की सैलरी आ रही है, ये क्या है, फ्लो, के हर महीने 10,000 आ रहे, 10,000 का आपके पास आपने सेविंग कर ली, 1 लाख रुपए की 10,000 आते चले गए, उसमें हर महीने कुछ आप बचाते चले गए। एक टाइम ऐसा आया कि आपके पास काफ़ी स्टॉक हो गया, अब उसे आप खर्च करोगे, तो खर्च करने की भी क्या रहेगी, एक गति, फ्लो। तो फ्लो से स्टॉक बनता है और स्टॉक से क्या बनेगा, फ्लो। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप हर महीने फ्लो कुछ बचत करते हैं, तो आपकी क्या बनेगी, कुल संपत्ति बन जाएगी, स्टॉक हो जाएगा। अगर आपका स्टॉक अधिक है, यदि आपका वेल्थ ज़्यादा है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो वो फ्लो बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा और यदि हम दोनों में कंपैरिजन करके देखें, तो किसी समय की जो मात्रा होती है वो स्टॉक है, जो समय के साथ चेंज हो रहा है वो फ्लो है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, वो क्या है, स्टॉक, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, यदि
पॉइंट ऑफ टाइम पर है तो स्टॉक रहेगा, यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो फ्लो है। यदि हम देखें इतने रुपए है, इतने किलो है, तो ये आप स्टॉक का बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ ही आप रुपए के साथ में कोई समय जोड़ देते हैं कि रुपए प्रति वर्ष, ये क्या हो गया फ्लो। किलो के साथ में आपने कोई समय जोड़ दिया कि किलो प्रति माह, ये क्या हो गया फ्लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्लियर? फ्लो से बढ़ता है या घटता है क्या? स्टॉक। ठीक है, यदि फ्लो ज्यादा रहा आने का तो स्टॉक बढ़ेगा, और यदि फ्लो जाने का ज्यादा रहा तो स्टॉक घटेगा। वहीं पर फ्लो वेरिएबल जो होते हैं वो स्टॉक पर आधारित होते हैं। स्टॉक जितना होगा फ्लो तब तक चलेगा। यहाँ पर यदि हम देखें, जब सरकार कहती है कि भारत की जीडीपी जो है इस साल 7% बढ़ी है, इस साल बढ़ी है, तो ये क्या फ्लो वेरिएबल, एक दर हमने रेट देखी कि एक समय के दौरान, एक कह सकते कि पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जीडीपी कितनी बढ़ी है, तो ये आपका फ्लो वेरिएबल है। और जब आरबीआई कहता है देश में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 650 अरब डॉलर है, मतलब एक समय पर, फिक्स समय पर, तो ये आपका स्टॉक वेरिएबल है। जब कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास 10 लाख की संपत्ति है, तो ये स्टॉक वेरिएबल है। लेकिन यदि कोई कह रहा है मैं हर महीने 50,000 कमाता हूं, तो ये फ्लो वेरिएबल है। ओके, दोनों को यदि याद आपने रखना है, तो जो इस समय है वो है स्टॉक, और जो हर समय बदलता है वो फ्लो। ठीक है, बैलेंस शीट में आप देखते हो कि क्या स्टॉक है, कितना है, वो आपका स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में जो दिखे वो फ्लो है। स्टॉक और फ्लो को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की जो आय होती है, ठीक है, जो संपत्ति होती है, वेल्थ, जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट, सभी इन्हीं पर आधारित होता है कि स्टॉक कितना है और आपने लेना और देना कितना है, इनकम आपकी कितनी आ रही है, कितना आपको खर्च करना है। खर्च करना, ठीक है, ये एक फ्लो है, लेकिन आपकी जो आय है, आ रहा है, वो भी एक फ्लो है, लेकिन आपके पास कितना बचत हुई है, कि कितना आपके पास स्टॉक है, वो स्टॉक है। तो स्टॉक से ही फ्लो डिपेंड करेगा, फ्लो से ही स्टॉक डिपेंड करेगा कि आने का फ्लो ज्यादा है या जाने का फ्लो ज्यादा है। संपत्ति आपकी, वेल्थ, आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टॉक एंड फ्लो को समझना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे अभी फर्स्ट चैप्टर में, बस यही है कि कीवर्ड्स को आपने देखना है। नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में सरकार को यह पता होना चाहिए कि उसके पास कितना स्टॉक है और कितना गति से बदल रहा है। मान लो कि सरकार के पास जो है 400 करोड़ रुपए हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, और 400 करोड़ का उसने प्रोजेक्ट बनाया, उससे उसे जो है हर साल 100 करोड़ रुपया है, 4 साल में 400 करोड़ का स्टॉक उसके पास हो गया। लेकिन फिर से उसी प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस करने के लिए उसको हर साल 20 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 करोड़ रुपए देने भी पड़ रहे हैं। तो 100 करोड़ आ रहे हैं, 100 करोड़ जा रहे हैं, स्टॉक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी कहाँ क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन यदि वो मेंटेनेंस जो है वो कम हो, वो जाने वाला जो फ्लो है वो कम हो, हर साल केवल 50,000 ही जा रहा है, तो स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर साल वो प्रोजेक्ट सरकार को 100 करोड़ रुपए दे रहा है, मेंटेनेंस में सरकार का खर्च केवल 50,000 आ रहा है, तो 50,000 की दर से वो बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ रहा है तो स्टॉक बन रहा है, लेकिन वहां पर भी आपको फ्लो देखने को मिलेगा कि फ्लो आपका पॉजिटिव वे में चल रहा है। क्लियर? तो इसलिए स्टॉक और फ्लो को हमें यहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है पॉलिसी मेकिंग में, कि कितना आएगा, कितना जाएगा, फ्लो कितना क्या होगा और स्टॉक कितना बनेगा। नेक्स्ट, आज का सेकेंड टॉपिक हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर सोचिए, आपके घर में अचानक एलपीजी गैस क्या हो गई, महंगी हो गई, तो आपके घर पर क्या पड़ेगा इफेक्ट की, काफी महंगे सामान आ रहे हैं, ठीक है, माता जी परेशान हो जाएगी।
तो आप कहते हैं सरकार को कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर भी हो रहा है तो भी आप बोलेंगे सरकार को कुछ करना चाहिए। और मान लो कि देश में बहुत बेरोजगारी हो रही है तो भी आप बोलोगे कि सरकार को कुछ करना चाहिए। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा ये ब्रॉड लेवल का है, ये कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन जो आपके घर का जो एलपीजी की गैस जो बढ़ रहा है, इसका इम्पेक्ट आप पर पड़ रहा है, एक छोटे दायरे में पड़ रहा है, एक परिवार पर पड़ रहा है, तो ये कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमी। ओके, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पर हम देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें दो ही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, दो ही चीज़ें जो को लेकर चलेंगे, माइक्रो और मैक्रो के, है ना। पूरी इकोनॉमी इसी में है, ये मानकर आप चल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या दोनों बात एक ही तरह की थी? नहीं थी। बेरोजगारी एक अलग मुद्दा, एलपीजी के दाम जो बढ़ रहे वो एक अलग मुद्दा है, दोनों देश के ही हैं। ओके, लेकिन एलपीजी डायरेक्टली आप देखो इम्पैक्ट कहाँ पर डालेगा? एक परिवार पर, एक फर्म पर, एक व्यक्ति पर। लेकिन बेरोजगारी पूरे देश पर। तो एक ब्रॉड लेवल पर जो इम्पैक्ट डालती है चीजें वो मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है, लेकिन एक छोटे लेवल पर जो इम्पैक्ट डालती है वो माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है। ठीक है, तो यदि व्यक्तिगत स्तर पर हम देखें इंडिविजुअली तो वो माइक्रो है, और कंट्री लेवल पर देखें तो मैक्रो है। एक दुकान वाला अपने सामान की कीमत तय करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका जो इकोनॉमी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। लेकिन पूरा देश तय करता है कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी, तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमी है, व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो उसकी कीमत एक फर्म तय कर रहा है, लेकिन पूरा देश है, पूरा देश का आप निकालने जाओगे कुछ भी, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमी है। थोड़ा सा और हम इसे देखते हैं, छोटे टुकड़ों को समझाता है वो जो है माइक्रो इकोनॉमी है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी पूरी तस्वीर। यानी कि आप ये देखो कि एक चाय वाले की दुकान है, चाय की जो दाम है वो दुकान वाला तय करेगा, ये माइक्रो इकोनॉमी है। उसके पास पैसे आ रहे हैं, उससे वो कुछ खरीद रहा है, फिर से अपनी दुकान के लिए सामान, उसके खर्चे चला रहा है, ये पूरी इकोनॉमी यहाँ का सिस्टम है, ये माइक्रो इकोनॉमी है। लेकिन वो चाय वाला कहीं ना कहीं टैक्स भी दे रहा है, वो टैक्स जा रहा है एक ब्रॉड लेवल पर जो है गवर्नमेंट के पास पे। गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या कर रही है? पूरे देश पर लागू कर रही है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर रही है, पूरे देश में चीज़ों को संभाल रही है, मैनेज कर रही है। और वहाँ पर जिस तरीके चाय वाला अपनी दिनचर्या चला रहा है, अपना जो है खर्चा चला रहा है, अपनी इकोनॉमी उसने बनाई है, इसी तरीके से देश में गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी बनाई है, देश के लोगों ने अपनी जो इकोनॉमी बनाई है देश को चलाने के लिए, तो वो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी है। जबकि वो जो चाय वाला अपनी इकोनॉमी चला रहा है वो माइक्रो इकोनॉमी है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी नहीं होगी तो मैक्रो इकोनॉमी नहीं होगी, और मैक्रो इकोनॉमी यदि नहीं होगी तो माइक्रो भी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगले 5 से 10 मिनट में ये टॉपिक हम खत्म करके वीडियो को खत्म करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो इंडिविजुअली यूनिट्स यानी व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे कि व्यक्ति, परिवार, आपका फर्म हुआ, आपकी इंडस्ट्री हुई, उद्योग हुए, ठीक है, उसके जो है इकोनॉमिकली जो बिहेवियर है उसका जो है अध्ययन करती है कि कैसे एक व्यक्ति कमा रहा है, कहाँ पर खर्चा कर रहा है, कहाँ से उसका जो है पूरा इकोनॉमी चल रहा है, कैसे एक जो कंपनी है कहाँ पर पैसा लगा रही है, कहाँ से कमा रही है, पूरा उसका जो इकोनॉमी सिस्टम है। तो ये जो इकोनॉमी सिस्टम है एक परिवार का इकोनॉमी सिस्टम, कि परिवार की जो आय पूरी इतनी और इतना इतना खर्चा चलता है। जैसे आपके पूरे घर का एक प्लान बनता होगा कि इतनी सैलरी आएगी और यहाँ यहाँ खर्च करना है, इस महीने, अगले महीने जो है कुछ और खर्चे देखेंगे। मान लो कि आपको एक जो है कंप्यूटर लाना है, लेकिन अभी बजट ठीक नहीं है, तो आपने बोला आप जो है अगले महीने देखोगे, इस महीने जो है, तो ये आप एक इकोनॉमी चला रहे हो, एक सिस्टम बनाया हो एक प्लानिंग के तहत। तो ये लेकिन ये छोटे लेवल पर चल रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमी है। इसी तरीके से कंपनी का भी देखोगे तो ये छोटे लेवल पर चल रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमी है। ओके, लोग क्या खरीदेंगे, कितनी मात्रा में खरीदेंगे, किस कीमत पर बेचेंगे, सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो किसी कंपनी द्वारा उत्पादित कीमत तय करना, किसी व्यक्ति की मांग क्या है, उसकी आय क्या है, ठीक है, मार्केट में बैलेंस क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, ये सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है।
इसी तरीके से पूरे देश का देखें तो कि पूरे देश में कितना पैसा आएगा, कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से देश को चलाना है, ये मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो नहीं। ठीक है, तो यह अर्थशास्त्र की वो शाखा है, वो ब्रांच है, ये इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था के पूरा समग्र, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करती है, यानी स्टडी करती है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या फाइनेंशियली स्टेटस चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, इकोनॉमी सिस्टम चल रहा है देश में। तो जब बड़े लेवल की बात आती है इकोनॉमी सिस्टम की, तो वहां पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। किसका कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहेंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं कि देश की कुल आय कितनी है, कुल उत्पादन कितना हो रहा है देश में, बेरोजगारी कितनी है देश में, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कितना है देश में, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। मुद्रास्फीति और ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो शब्द आ रहे इन्फ्लेशन से हो रही है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी में ये चीज आती है कि भारत की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, महंगाई दर क्यों बढ़ रही है, सरकार का बजट घाटा कितना है, बेरोजगारी दर में बदलाव क्यों है। तो ये क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमी का है। लेकिन भारत की जीडीपी की जगह हम बोल दें कि परिवार की जीडीपी कितनी है, घर की आय कितनी है, ये आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। महंगाई दर क्यों बढ़ रही है, इसकी जगह हम ये कह दें कि घर में जो है आटा इतना महंगा क्यों ला रहे हो, दूसरी दुकान से लाओ, तो ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमी। सरकार का बजट घाटा कितना है, और यदि हम कहें कि एक कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन सरकार का हो रहा है तो मैक्रो। बेरोजगारी दर में बदलाव हो रही है या फिर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये मैक्रो लेवल पर रही है। लेकिन यदि परिवार में हम देखें कि 5 व्यक्ति और एक व्यक्ति बेरोजगार है, वो नौकरी पर नहीं जा रहा है, वो काम पर नहीं जा रहा है, तो इससे परिवार की आय पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि ये माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा होगा। लेकिन पूरे देश के बेरोजगारों की बात करें, हम बेरोजगारी की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमी रहेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र माइक्रो मैक्रो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख जाएगा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। एक ही आपका माइक्रो, एक ही आपका मैक्रो। एक में आपका व्यक्ति, फर्म, परिवार का देखता है, एक पूरी जो इकोनॉमी सिस्टम को यहाँ पर देखेंगे। एक इंडिविजुअल को देखता है, एक जो है होल इकोनॉमी को देखता है। एक में आप प्रोडक्शन कितना करना है, मांग क्या है, डिमांड क्या है, मूल्य क्या है, तय करना है, ये होगा। और एक में आप पूरे राष्ट्र की आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जो बड़े मुद्दे हैं उनको देखोगे, उनको स्टडी करोगे। ठीक है, यदि आपने माइक्रो इकोनॉमी चलानी है तो वहाँ पर बाजार का आप देखोगे, मार्केट की वैल्यू देखोगे। लेकिन आपको समष्टि, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमी चलानी है, तो यहाँ पर आपको फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी को देखना पड़ेगा, जो पूरे देश पर जो है इम्प्लीमेंट होगी। वहीं पर हम यदि माइक्रो इकोनॉमी में देखें तो अलोकेशंस यहाँ पर देखनी पड़ती है कि रिसोर्सेस आपके पास क्या है। ठीक है, लेकिन मैक्रो पर हम देखेंगे इकोनॉमी की स्टेबिलिटी एंड उसकी ग्रोथ रेट। इन चीज़ें जो को हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी आपके लिए समझना ये जरूरी है कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। ओके, नाउ तो आगे चलते हैं। माइक्रो क्या है? माइक्रोस्कोप की तरह छोटे स्तर को देखता है। मैक्रो टेलीस्कोप की तरह दूर से पूरी अर्थव्यवस्था को देखता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल हम देखें तो मान लीजिए आप एक जो है रेस्टोरेंट चलाते हैं। अब आपको ये तय करना है कि खाना किस दाम पर बेचना है, कि कितनी मात्रा में बनाना है और कितने लोगों को काम पर रखना है एक रेस्टोरेंट में आपको। तो ये सारा जो इकोनॉमी सिस्टम आप बनाओगे, ओके, तो ये इकोनॉमी सिस्टम ही हुआ, फर्म का हुआ, फर्म को निर्णय लेना है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, लेकिन यदि अब सरकार सोच रही है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्या पॉलिसी लाएं, ठीक है, क्या करे क्या ना करे, महंगाई कैसे घटेगी, बजट क्या बनाए, बजट में टैक्स को बढ़ाएं घटाएं, क्या करें, तो ये पूरे देश की इकोनॉमी सिस्टम पर इम्पैक्ट डालेगी। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमी रहेगा। ठीक है,
तो माइक्रो और मैक्रो ये दोनों अलग अलग नहीं है तो एक ही, लेकिन माइक्रो को जब तक नहीं समझोगे तब तक मैक्रो अधूरा है, मैक्रो को नहीं समझोगे तो माइक्रो को समझने का भी कोई मतलब नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हर व्यक्ति, हर परिवार, हर फर्म, हर एक इंडस्ट्री, कंपनी यानी कि माइक्रो इकोनॉमी अच्छा काम करेंगे तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था यानी कि मैक्रो इकोनॉमी भी क्या होगी, मजबूत। यानी कि यदि मैक्रो इकोनॉमी कमजोर है, इसका मतलब यह है कि माइक्रो जो इकोनॉमी है वो इम्पेक्ट होगी। यदि आपके देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो वो माइक्रो इकोनॉमी पर भी प्रभाव डालेगी, वो हर एक परिवार और व्यक्ति पर, एक कंपनी पर भी इम्पेक्ट डालेगी। क्लियर? तो यहां पर एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि जब जो है मंदी आती है, जब रिसेशंस होते हैं तो लोगों की नौकरी जाती है। जब जो है लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ जो है खरीद ही नहीं रहे, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मंदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सामान बेच नहीं रहा है तो जो फैक्ट्री जो सामान बना रही थी अब वो सामान बनाएगी नहीं। जब सामान बनाएगी नहीं तो सामान कम बनेगा। जब सामान कम बनाना है तो कम लेबर की जरूरत पड़ेगी। कम लेबर की जरूरत पड़ेगी मतलब पहले ज़्यादा लेबर थे तो अब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मंदी यदि होगी तो लोगों की नौकरी चली जाएगी, और जब लोग खरीद शक्ति घटती है तो साथ में जीडीपी भी घटेगी। यानी मंदी यदि आएगी तो जीडीपी भी घटेगी, तो ये मैक्रो इफेक्ट भी डालेगा। ओके, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी हमने यहाँ पर देखा है। जो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति या कंपनी कैसे निर्णय लेती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी हमें सिखाता है कि पूरा देश कैसे चलता है। ठीक है, तो दोनों को एक फ्लो डायग्राम से हम समझते हैं कि ये जो है आपका इकोनॉमी दो भागों में बटा हुआ है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो में हम देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति, परिवार, फर्म है, जबकि मैक्रो में हम देखेंगे होल इकोनॉमी आपकी आएगी। दोनों में किस चीज़ की जो स्टडी होंगी, माइक्रो में आपकी डिमांड, सप्लाई, प्राइस, डिटरमिनेशंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का होगा, जबकि मैक्रो में आपकी जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को हम देखेंगे। दोनों के जो एम है, जो गोल है, वो यदि हम यहाँ पर देखें तो माइक्रो का है कि जो है रिसोर्सेस का अच्छी तरीके से आप यूज़ करें। वहीं पर मैक्रो में ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रेट अच्छी हो, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो इकोनॉमी की। ठीक है, तो दोनों के जो है अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। यदि माइक्रो इकोनॉमी आप ठीक से पढ़ोगे तो आप सोर्सेस का ठीक से उपयोग करना सीख जाओगे, और यदि आप मैक्रो पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से स्थिर रह सकती है, उसमें परिवर्तन ना होंगे और एक दर के साथ में ग्रोथ होगी, विकास होगा। क्लियर? और जब दोनों जुड़ जाते हैं, यानी ठीक से आप रिसोर्सेस का उपयोग कर रहे हो और एक बड़े लेवल पर इकोनॉमी सिस्टम बनाकर आपने उससे विकास की दर पर लाभ पहुंचा दिया है, ठीक है, विकास की ओर अग्रसर है, तो दोनों चीजें होगी तो क्या होगा, जब व्यक्ति और फर्म सही निर्णय लेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। यानी यदि आप ठीक से यूटिलाइजेशन करोगे तो अर्थव्यवस्था जो है वो आपके देश की स्थिर हो जाएगी और वहां पर ग्रोथ होगी। तो दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं यही कहूँगा, हमें 5 ऐसे एस्पिरेंट चाहिए जो 2027 या बाद की यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से, मेंटरशिप, जीआईएफ के लेक्चर्स, क्लासेस, नोट्स, सब कुछ। उसके लिए आप कमेंट में जस्ट टाइप कर दीजिएगा। ओके, यही था। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।